तो चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और इस वीडियो में, तीसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कूलम लॉ के बारे में, ठीक है। तो देखिए कूलम लॉ होता क्या है। कूलम्स लॉ, ठीक। देखिए इस कूलम्स लॉ की हेल्प से, है ना, हम लोग दो पॉइंट चार्ज के बीच में, एक पॉइंट चार्ज है जिसको मैं Q1 मान ले रहा हूँ और एक पॉइंट चार्ज है और इसको मैं Q2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 को R डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, ठीक। तो ये आपके दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनको R डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, ठीक है। कूलम लॉ की हेल्प से, कूलम लॉ की हेल्प से हम इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जिनको R डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है और ये रेस्ट पे है, ठीक है। ये जो चार्ज पार्टिकल हमारे ये रेस्ट पे है, ठीक। तो कूलम लॉ की हेल्प से हम उन दो पॉइंट चार्ज के बीच में, कूलम लॉ की हेल्प से हम उन दो पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, ठीक है। जो पॉइंट चार्ज रेस्ट पे होते हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, ठीक। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तीन चीजें हैं। पहला कि जो इन दोनों के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देखिए इसमें ये फिक्स है कूलम लॉ के लिए कि ये चार्जेस हमारे पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, चार्जेस हमारे पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और ये रेस्ट पे होने चाहिए, ठीक है। देखिए पॉइंट चार्ज कहने का सेंस ये है, पॉइंट चार्ज कहने का सेंस ये है कि या तो ये चार्ज, पॉइंट चार्ज कहने का सीधा सा सेंस ये है कि केस ऐसा हो कि हम इस चार्ज के साइज को हम इग्नोर कर दें, है ना, साइज को हमें कंसीडर ना करना पड़े इन कैलकुलेशंस में, ठीक है। या कहिए कि इनकी जो साइज है वो हमारे कैलकुलेशन को अफेक्ट ना करे, ठीक। तो हम इग्नोर कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हमें एक्चुअल में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, प्रोटॉन का दिया हुआ है, अल्फा पार्टिकल का, ठीक है, बीटा पार्टिकल का, तीन केसेस में ये चूंकि पार्टिकल्स हैं तो वैसे भी साइज इनकी बहुत ज़्यादा कम होती है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट चार्ज मान लिए जाते हैं। या अगर कोई फाइनाइट साइज की बॉडी है तो उसको पॉइंट चार्ज हम तभी कंसीडर करते हैं जब उस फाइनाइट साइज के बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है ना, अगर दो बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है उनकी लीनियर साइज से। बॉडी की ये जो लीनियर साइज है, ये जो लीनियर साइज है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में अगर वो डिस्टेंस जिससे वो सेपरेट किए गए वो बहुत ज़्यादा है तो भी हम इसको क्या कर लेते हैं, पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि कूलम लॉ जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू देता है वो पॉइंट चार्ज और स्टेशनरी चार्ज के बीच में देता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रहे। तो अब ये जो कूलम लॉ का फोर्स है, कूलम लॉ से जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें मिलता है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दियर चार्जेस के, यानी Q1 इंटू Q2, ठीक है। चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए इन चार्जेस को R डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, ठीक। तो ये है R इज द डिस्टेंस, है ना, बाय विच चार्जेस आर सेपरेटेड, ठीक। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, है ना, यानी R स्क्वायर क्या है, R स्क्वायर जिस डिस्टेंस से सेपरेटेड है उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के, ठीक है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो फोर्स की जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के, ठीक है। तो तीसरी बात जो ये है वो ये कि ये जो फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट करता है, ठीक है, वो हमेशा एक्ट करता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, ठीक है। इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी के अलोंग एक्ट करता है, ठीक। अब कैसे एक्ट करता है देखिए, जैसे मान लिया ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और दोनों को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक। तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये हो गया A, ये हो गया B, पॉजिटिव चार्ज है
तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ए वाला जो चार्ज होगा वो बी वाले चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा या कूलम फोर्स लगाएगा। इस तरफ फोर्स ड्यू टू ए है ना, ए वाला जो फोर्स लगाएगा बी पे, बी वाला जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा एफ बी है ना, फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू चार्ज एट बी। ठीक, तो ये इस तरीके से लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। अगर ये अपोजिट चार्जेस हैं तब हम क्या देखते हैं, तब फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो जब फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो ए क्या करेगा, बी वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स ड्यू टू चार्ज एट ए और ये है आपका फोर्स ड्यू टू चार्ज एट बी। ठीक है, तो इस तरीके से एक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो ये हमारा जो फोर्स हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो F हुआ ये हमारा हुआ, यहाँ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, K को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कूलम लॉ का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें हम देखते क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की केस में क्या होता है कि जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आपको मिल रहा है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप दोनों को कंपेयर कराएं तो आपको ये पता चलेगा कि भाई दोनों का एक्सप्रेशन एकदम हूबहू सेम है। ठीक है, ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से लगता है। ठीक है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज की वजह से लगता है, तो इसलिए ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो जी की वैल्यू थी ना, जी यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, यानी ये एक मास m1 है और ये एक मास m2 है। इन दोनों मासेस के बीच में क्या है क्या नहीं है, इससे जी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए एक मास m1 एक मास m2 को आप एयर में रखो, मास m1 मास m2 को आप वाटर में रखो, मास m1 मास m2 को ठीक है आप कहीं पे ले जाके रखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू आती है वो हर केस में सेम आती है। ठीक है, फोर्स की वैल्यू हर केस में सेम आती है। ठीक, अब देखिए, अब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में जब हम इन चार्ज जो हमारा Q1 और Q2 है, अगर इन चार्जेस को हम एयर में रखते हैं, ठीक है, अगर हम एयर में रखते हैं तो वैल्यू अलग आती है। ठीक, अगर इन्हीं चार्जेस को सेम डिस्टेंस से सेपरेट करके अगर हम वाटर में रखते हैं तो फोर्स की वैल्यू अलग आती है। तो देखिए ये चीज़ ध्यान रखे रहिएगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि दो मासेस के बीच में कौन सा मीडियम है। ठीक है, बट अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हो, ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आप निकाल रहे हो दो चार्ज Q1 और Q2 के बीच में, तो इन Q1 और Q2 के बीच में ये जो सेपरेटिंग मीडियम है, ये मीडियम आप जितनी बार चेंज करेंगे आपको फोर्स की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, इस वजह से यहाँ G यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है हर जगह। बट ये जो K है आपका, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होगा, K की वैल्यू अलग अलग मीडियम के हिसाब से ये चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी पे डिस्कस करते हैं, इस K वाले पे। ठीक, आइए, तो अब अगर ये चार्जेस, ठीक है, अगर ये चार्जेस फ्री स्पेस में है, चार्जेस के बीच में, ठीक है, कोई मटेरियल नहीं है
एकदम पूरा फ्री स्पेस है यानी वैक्यूम है, ठीक। एक चार्ज आपका Q1 और एक चार्ज आपका Q2, दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है R, ठीक है। R डिस्टेंस सेपरेटेड है दोनों चार्जेस, ठीक। और ये वैक्यूम में है, ठीक है, यानी Q1 और Q2 के बीच में वैक्यूम है, ठीक है, कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक। तो हम क्या देखते हैं कि वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए जो वैल्यू होती है, देखिए एक्सप्रेशन हमने क्या देखा कि F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए इस एक्सप्रेशन, फोर्स के एक्सप्रेशन में ये जो K की वैल्यू होती है SI यूनिट में, वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो ये K की वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए, ठीक। अब ये जो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसको जो है हम लोग इस एक्सप्रेशन में लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये हो गई K की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए, यानी जब चार्जेस वैक्यूम में होंगे, ठीक है, इनके बीच में कोई मीडियम नहीं होगा, तो ये जो आपका कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 9। कुछ हिस्टोरिकल रीजन की वजह से इसको हम इस एक्सप्रेशन में लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे ये टर्म हमें यूजफुल होती है अदर लॉस को डिराइव करने में। तो देखिए, तो ये हो गया K की वैल्यू, ठीक। अब ये जो K है हमारा, है ना, इसकी ये जो यूनिट है, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ आपको यूनिट, चूंकि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, तो देखिए F मतलब न्यूटन हो गया, फोर्स है, इसलिए ये चार्जेस हैं, चार्जेस की SI यूनिट कूलम होती है, तो ये हो गया कूलम स्क्वायर। ये R है, डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस होने की वजह से ये आपका हो गया मीटर स्क्वायर। तो K की जो यूनिट होगी वो क्या मिलेगी, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में आएगा कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है, K। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब की पावर -2, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये यूनिट, ठीक। तो ये समझ में आया कि भैया फ्री स्पेस के लिए जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K होता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। किसके लिए ये वैल्यू होती है आपकी फ्री स्पेस के लिए, जब चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं होता, वैक्यूम होता है, ठीक है, या चार्जेस के बीच में जब एयर होता है, ठीक है, तो भी हम K की वैल्यू यही लेते हैं, क्योंकि एयर के केस में भी जो डिफरेंस आता है वैक्यूम और एयर के बीच में, जो डिफरेंस आता है वो बहुत ही ज़्यादा कम आता है, इसलिए उसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया कि K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी, और ये जो आपका K है, इस K की यूनिट इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में जो एप्सिलॉन नॉट आपको दिखाई दे रहा है, एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसकी खुद की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 10 की पावर -12, ठीक, 8.85 10 की पावर -12, ये आपकी परमिटिविटी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 10 की पावर -12, ठीक। तो ये हो गया वैक्यूम और एयर के लिए। तो अब देखिए, अब ये हमें मिल गया कि भाई अब हमारा फोर्स इज इक्वल टू जो होगा एयर या वैक्यूम के लिए वो होगा K, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट हमें मिला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12, ठीक है। यूनिट कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। फोर्स के लिए यूनिट हो गई न्यूटन, ठीक, चूंकि हम यूनिट बस देख रहे हैं तो 4 और पाई की तो कोई यूनिट होगी नहीं,
तो यहाँ पे हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये आपका कूलम्ब स्क्वायर और R का स्क्वायर ये हो गया मीटर का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये मीटर स्क्वायर इधर आएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और फिर ये इधर आएगा, है ना, ये आपका इधर आएगा, या डायरेक्ट हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अभी फिर इसको ट्रांसफर करना पड़ता। अब एप्सिलॉन नॉट को इधर लेते आते हैं, अब एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर ये होगी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका डायमेंशन भी बना लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब देखिए तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो गई और ये हो गया। ठीक, अब चूंकि हमें इस फार्मूले से ना अगर एक कूलम की डेफिनेशन बनानी हो कि डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम ऑफ चार्ज को डिफाइन करना हो, तो देखिए F इज इक्वल टू ये जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगर हमें एक कूलम की डेफिनेशन बनानी है तो हम Q1 Q2 इज इक्वल टू हम ले रहे हैं यहाँ पे 1 कूलम। ठीक है, तो Q1 और Q2 जब 1 कूलम ले लेंगे तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता नहीं। R यानी डिस्टेंस भी हम ले रहे हैं 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, यानी ये भी खत्म हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। ठीक है, यहीं से डेफिनेशन बनती है 1 कूलम चार्ज की, कि 1 कूलम चार्ज की वो वैल्यू होती है, 1 कूलम चार्ज की वो वैल्यू होती है जिसको अगर 1 कूलम के चार्ज से 1 मीटर की डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए, 1 कूलम चार्ज की वो वैल्यू होती है जिसको अगर 1 कूलम चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए, तो इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कूलम लॉ का यूज करके 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया फोर्स की वैल्यू। ठीक है, जब चार्जेस 1 कूलम के होंगे और या 1 कूलम की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं कि अगर हम मीडियम इंसर्ट करते हैं दो चार्जेस के बीच में तब ये फोर्स कैसे अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो देखिए जब हम मीडियम इंसर्ट करेंगे, है ना, अभी हमें मिला फोर्स वैक्यूम का या एयर का। ठीक है, और वो मिला आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें एयर का फोर्स मिला। ठीक, अब देखिए अगर एक चार्ज Q1 और Q2 है, इसको आप R डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसको आप R डिस्टेंस से सेपरेट किए और वैक्यूम में रखे। ठीक है, तब इन दोनों के बीच में जो फोर्स आप निकालेंगे वो फोर्स होगा, है ना, फोर्स एयर वाला। ठीक, क्योंकि बीच में कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, बट अगर इसी सेम सिस्टम को हम किसी पर्टिकुलर मीडियम में रखते हैं, ठीक है, तो जब हम इसी चार्जेस को किसी पर्टिकुलर मीडियम में मान लेते हैं कि इसको ले जाके मैं वाटर में ही रख दे रहा हूँ पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस को। ठीक है, Q1 की वैल्यू वही है जितनी यहाँ थी, Q2 की वैल्यू वही जितनी यहाँ थी, R की वैल्यू वही है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ वैक्यूम था, यहाँ हमने इसको ले जाके वाटर में रख दिया। ठीक, तो हम देखेंगे क्या कि फोर्स की अलग वैल्यू आएगी। ये हो गई F मीडियम, है ना, यानी फोर्स जब चार्जेस के बीच में कोई दूसरा मीडियम रखा गया है एयर के अलावा। ठीक है, तो फोर्स की अलग वैल्यू आएगी, ये हो गया F मीडियम। ठीक, यहाँ हम देखेंगे क्या कि जब हम F एयर वाले को F मीडियम वाले से डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक वैल्यू मिलेगी, है ना, और वो वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो एक बार क्या, ठीक है, फिर आप, है ना, मान लिया कोई चार्ज Q2 ले ले और चार्ज Q3 ले ले, R1 डिस्टेंस से सेपरेट करें और एयर के बीच में फोर्स निकालें। जब एयर इनके बीच में हो तो फोर्स निकालें F एयर। ठीक है, फिर आप निकालेंगे मीडियम जब इसको किसी दूसरे मीडियम में रखा जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि एयर वाला जो फोर्स है उसको जब मीडियम वाले फोर्स से हम डिवाइड कर रहे हैं
तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब भी किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस को जिसमें दो चार्जेस सेपरेटेड हो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से, हम एयर में निकालते हैं फोर्स, और जब उसी को हम किसी मीडियम में निकालते हैं, सेम सिस्टम को कोई भी चेंजिंग नहीं करते, तो हम क्या देखते हैं कि बार बार, ठीक है, हमेशा यही होता है कि जो एयर की वैल्यू होती है ना, एयर में जो फोर्स की वैल्यू होती है और मीडियम में जो फोर्स की वैल्यू होती है, दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहां से हमें क्लू मिला कि एफ एयर इज इक्वल टू के इंटू एफ मीडियम। ठीक है, एफ एयर इज इक्वल टू के इंटू एफ मीडियम। ठीक, यानी फोर्स जो हमारा एयर में होगा चार्जेस के बीच में, वो के टाइम्स ज्यादा होगा फोर्स मीडियम जब कोई होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो के की वैल्यू है ना, ये जो के की वैल्यू है, ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो के की वैल्यू वैक्यूम के लिए है ना, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो के है वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। तो वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए दोनों तरफ वैल्यू सेम होती है। ठीक, एयर के लिए जब हम के की वैल्यू देखते हैं तब ये होती है 1.00054। आप देखिए पॉइंट के 3 डिजिट तक है ना, ये पूरा 000 ही है। ठीक, तो इसलिए ये जो वैल्यू है इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1 ही मान लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि भैया एयर और वैक्यूम के लिए जो फोर्स आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, बट अगर यही वाटर हो तब इस कांस्टेंट के की जो वैल्यू आती है वो 80 आती है। ठीक है, इस कांस्टेंट के की जो वैल्यू होती है वो 80 होती है। ठीक, तो आप सोचिए इसका तो ये मतलब हुआ कि एफ एयर, अगर कोई फोर्स हम चार्जेस के बीच में एयर में निकालें और कोई फोर्स अगर हम वाटर के बीच में निकालें, मीडियम की जगह वाटर हो, तो जो हमारा ये फोर्स होगा ना, ये जो फोर्स होगा दोनों में रेशियो आपका 80 का आएगा। 80 का रेशियो देखिए, अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करें, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो एफ मीडियम इज इक्वल टू हो जाता है एफ एयर अपॉन 80, ये जो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल का सिस्टम वाटर में प्लेस किया जाता है एयर से, तो हम ये देखते हैं कि जो वाटर में उसका फोर्स होता है वो एयर वाले का 80 टाइम्स लेस होता है। 80 टाइम्स लेस होने का मतलब एयर वाले का 1/80 टाइम्स होता है। ठीक है, 80 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब देखिए इस हिसाब से हम एक्सप्रेशन अगर बनाएं, इसकी हेल्प से अगर हम एक्सप्रेशन बनाएं तो हमें मिलेगा भैया एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक, तो अब देखिए एफ मीडियम की जो वैल्यू होगी वो होगी एफ एयर की वैल्यू भैया क्या होती है? एफ एयर की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन के है, तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स यहाँ आएंगे, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी जब एयर होगा तब हमारा काम एप्सिलॉन नॉट से चल जाएगा, बट अगर एयर के अलावा, एयर और वैक्यूम के अलावा अगर कोई दूसरा मीडियम होता है तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें यहाँ नोट करना पड़ेगा। ये ध्यान रहे, कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब सोचिए भैया कि अगर 80 है तो 180 टाइम्स रिड्यूस कर देता है। अगर यही कंडक्टर हो, चार्जेस के बीच में कोई कंडक्टर हम रख दें, तो जो एफ एयर होगा वो अपॉन इन्फिनिटी होगा। सोचिए इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे 0 आएगा, यानी उस केस में जो फोर्स होगा वो तुरंत 0 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये है कि एफ मीडियम के केस में एप्सिलॉन नॉट के साथ, है ना, क्वेश्चन में अगर दिया है कि चार्जेस को वाटर में रखा गया है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के यूज कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि नहीं भाई कोई दूसरा मटेरियल है तो उसकी जगह उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो वैल्यू मिली कि फोर्स जब हमारा एयर में होगा तब वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और फोर्स जब मीडियम में होगा तब जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से रिलेशन मिला कि फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ से देखिए जैसे यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था वैसे अगर हम यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम ले सकते हैं। ठीक है, कि ये भाई एयर वैक्यूम है तो उसके लिए परमिटिविटी, फ्री स्पेस के लिए, और ये कोई दूसरा मीडियम है तो उसके लिए। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम बनाते हैं। देखिए एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू, देखिए एयर वाला क्या है, एयर वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K है। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन मीडियम वाला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन m, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, जब रेशियो आप निकालेंगे तो ये भाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, पूरा सेम टू सेम है, 1 1 4 पाई ये सब कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट और यहाँ बचेगा 1/एप्सिलॉन m। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये वैल्यू नीचे आएगी और ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो ये होगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से K की जो वैल्यू मिली हमें, K की वैल्यू वो मिली K इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो देखिए ये जो K है ना, K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना हमारा रेशियो होता है किसका, फोर्स व्हेन चार्जेस आर केप्ट इन एयर टू द, रेशियो होता है फोर्स व्हेन चार्जेस आर केप्ट इन एयर एंड फोर्स टू द फोर्स व्हेन चार्जेस आर केप्ट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, डिस्टेंस वगैरह सारी चीजें सेम रहेगी। या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आल्सो बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, आप देखिए ध्यान से 10 और 2 अगर है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम मान लेते हैं 10 है, फ्री स्पेस मान लेते हैं 2 है, वो ठीक है, मैंने आपको वैल्यू बताई है अलग से। तो जब हम 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यानी आएगा 5, यानी ये है 5, तो 5 ये जो K की वैल्यू मिली है क्या मिल रही है, K की वैल्यू हमें ये मिल रही है कि ऊपर वाली परमिटिविटी नीचे वाली परमिटिविटी से कितनी ज्यादा है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो ये है कि ऊपर वाली परमिटिविटी नीचे वाली परमिटिविटी से कितनी ज्यादा है। जैसे 10 है 2 है तो डिवाइड करने पे 5 आया, यानी ऊपर वाली परमिटिविटी नीचे वाली परमिटिविटी से 5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए हम इस K को परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये K एक्चुअल में क्या होता है, K एक्चुअल में ये होता है कि जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी एयर परमिटिविटी या फ्री स्पेस से कितने टाइम ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो K या रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू ये आपका एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, एप्सिलॉन m परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हमारा कंप्लीट हुआ। हमने क्या पढ़ा कि जो फोर्स हमारा होगा, फोर्स वो एयर के लिए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और जब इसी सिस्टम ऑफ चार्जेस को, जिसको आर डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, इसी को जब किसी मीडियम में प्लेस किया जाएगा
एक ऐसा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो हम इस एप्सिलॉन नॉट के साथ k भी यूज करेंगे और ये हो जाएगा K1 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एयर में जो फोर्स होता है और मीडियम में जो फोर्स होता है, इनका जो रेशियो होता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है, इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट, मैंने आपको बता दी है। ठीक है, निकालना। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज हमें मिली। ठीक है, तो अब देखिए ये जो फोर्सेस हैं हमारे, है ना, ये इस तरीके से हम जब भी फोर्स को निकालना होगा तो Q1 की वैल्यू पुट करेंगे, Q2 की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू पुट करेंगे। अगर कोई मीडियम दिया हुआ है तब तो K के बारे में सोचेंगे, अगर मीडियम नहीं दिया हुआ है तो फिर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख के 9 × 10⁹, क्योंकि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। ठीक है, ये वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, K की वैल्यू मैंने आपको बताई कि एयर और वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए तो 1 होती है, एयर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 होती है। ठीक है, वाटर के लिए ये 80 होती है और कंडक्टर के लिए ये इनफाइनाइट होती है। ठीक, इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा चार्ज है कूलम, है ना, ये जो चार्ज हमारा कूलम है, इस कूलम की, है ना, इस कूलम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है वो होती है स्टैट कूलम। ठीक है, या ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। ठीक, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलम। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, ये भी चार्ज की यूनिट है, बट ये किस में है, ये सीजीएस सिस्टम में है ना। जैसे आपका एसआई सिस्टम में डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, ठीक है, और सीजीएस में सेंटीमीटर होती है, वैसे ही यहाँ पे आपका एसआई यूनिट में जो यूनिट होगी इसकी, ये कूलम होगी चार्ज की, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट यूनिट होगी सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि 1 कूलम इज इक्वल टू होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू होता है आपका 3 × 10⁹ स्टैट कूलम या ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इसी सीजीएस सिस्टम में इसकी एक यूनिट और होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जैसे है वैसे एक यूनिट और होती है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या एब कूलम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या एब कूलम। ठीक है, और 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1/10 एब कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूनिट्स हो गई कि कूलम आपका एसआई यूनिट में, ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है स्टैट कूलम, वो होती, उसका जो रिलेशन होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सीजीएस सिस्टम में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो वैल्यू होती है वो होती है 1/10 एब कूलम होती है, रिलेशन होता है 1/10 एब कूलम। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने क्या किया, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस। हम करने क्या जा रहे हैं, कूलम लॉ को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। ठीक, वेक्टर यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम मतलब अभी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो आप देखेंगे हम वेक्टर की ही हेल्प से लगाते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जानते हैं आप, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2। ठीक है, Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, Q1 का पोजीशन वेक्टर ये मैंने लिया R1 वेक्टर,
और Q2 का पोजीशन वेक्टर मैंने लिया R2 वेक्टर, ठीक है, और ये हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक। तो अब देखिए ये आपका पॉइंट A हो गया, ये हो गया पॉइंट B, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब अगर हम इन दोनों की साइन को हम पॉजिटिव ले लें तो हम देखेंगे क्या कि जो हमारा चार्ज A पे है, ठीक है, यानी फोर्स ड्यू टू चार्ज एट A ऑन B, FAB को हमने क्या माना, फोर्स ड्यू टू चार्ज A एट B, यानी ये जो A वाला चार्ज है इसकी वजह से B वाले पे फोर्स, तो चूंकि दोनों को पॉजिटिव लिया है तो ये इधर होगी डायरेक्शन, ठीक है, इसकी FAB, ठीक। सिमिलरली FBA इज इक्वल टू होगा आपका फोर्स ड्यू टू चार्ज B एट A, ठीक है। तो ये इस तरफ होगा क्योंकि रिपल्सिव है, तो इधर होगा FBA, ठीक है। अब देखिए ये जो फोर्सेस होंगे, है ना, हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। F वेक्टर AB जो हमारा होगा, F वेक्टर AB, पहले तो आप जानते हैं कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, पहले तो हम जानते हैं कि उसमें एक कांस्टेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, ठीक है। उसके बाद Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। ये देखिए R आप कैसे निकालेंगे, ठीक। यहाँ पे ध्यान रहे कि जो आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है, तो पहले मैं R देखता हूँ, ठीक। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो हमारा वैल्यू है ये, इसी को हम एज्यूम कर रहे हैं R। अच्छा, ये R किसके बराबर होगा, चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में है ना, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो AB वेक्टर है, AB वेक्टर, ये इज इक्वल टू होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, AB वेक्टर ऐसे लेते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। उसी तरीके से BA वेक्टर इज इक्वल टू होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, BA यानी BA ये वेक्टर। तो AB वेक्टर BA वेक्टर, देखिए AB भी वही है, BA भी वही है, बस क्या है, डायरेक्शन का फर्क है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसलिए इनके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान रहे कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी मॉड ऑफ AB वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ BA वेक्टर होगा, और इसको हम मान ले रहे हैं R, ठीक है। बट इनकी डायरेक्शन चूंकि अपोजिट है जस्ट, इसलिए AB वेक्टर इज इक्वल टू होगा माइनस BA वेक्टर, ठीक है। AB वेक्टर इज इक्वल टू होगा माइनस BA वेक्टर, ठीक। तो देखिए F Q1 Q2 और ये हो गया R स्क्वायर, ये R स्क्वायर AB वेक्टर जो है, ये पूरा जो वेक्टर है AB वेक्टर कितना है, R2 माइनस R1, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है ये, ठीक। तो ये हो जाएगा FAB वेक्टर किधर होगा, along AB, है ना, along AB वेक्टर, ठीक। ये आपका होगा AB वेक्टर की तरफ, ठीक है। उसी तरीके से FBA वेक्टर हम निकालेंगे, यानी फोर्स ड्यू टू चार्ज एट B, फोर्स ड्यू टू चार्ज B एट A, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज B की वजह से A वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट तो सेम होगा, Q1 Q2 सेम होगा, और ये होगा आपका R स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, बट ये BA आपका इस तरफ लगेगा, B से A की तरफ, इसीलिए ये होगा along BA वेक्टर, ठीक है, along BA वेक्टर। देखिए इन दोनों में हम एक चीज देख रहे हैं कि भाई मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम मिल रहा है,
मैग्नीट्यूड सेम मिल रहा है बट डायरेक्शन एक की अलॉन्ग ए बी है, ए से बी की तरफ, एक बी से ए की तरफ है। इसका मतलब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एफ बी ए। ठीक है, दोनों ए वाला चार्ज जितना बी वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा सेम उतना ही चार्ज बी वाला ए वाले पे लगाएगा। चूंकि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है इसलिए ये हम ये कहेंगे कि एफ बी ए वेक्टर जो होगा वो होगा माइनस एफ ए बी वेक्टर। एफ बी ए वेक्टर जो होगा वो होगा माइनस एफ ए बी वेक्टर। इसका मतलब फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट ये फोर्सेस अपोजिट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ हमें न्यूटन के थर्ड लॉ की याद आती है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ की याद आती है। और वो थर्ड लॉ क्या था कि जब कोई बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाती है तो बॉडी बी भी बॉडी ए पे इक्वल फोर्स लगाती है बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये चूंकि एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह एक्ट कर रहे हैं इसलिए ये कूलम लॉ जो हमारा है वो न्यूटन थर्ड लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ को होल्ड करता है। दूसरा, ये जो हमारा कूलम लॉ है, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ये आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी आर स्क्वायर होता था, वैसे यहाँ पे भी है तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी होल्ड करता है। ठीक, तीसरी चीज, चूंकि ये जो फोर्सेस हमारे वो लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसीलिए जो फोर्स होगा हमारा वो सेंट्रल फोर्स होगा। ठीक है, सेंट्रल फोर्स होने के साथ साथ ये ध्यान रहे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमने क्लास 11 में पढ़ा था। ये ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनके थ्रू जब हम कोई वर्क करते हैं तो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, तो ये था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ से ये चीज हमें पता चली। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम इसकी कुछ लिमिटेशंस की बात करें, अपने कूलम फोर्स की कुछ लिमिटेशंस के बारे में, तो हमने क्या देखा कि जो कूलम लॉ हमारा है, ठीक है, वो होल्ड करता है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होल्ड करता है। ठीक, यानी इसको हम अप्लाई करेंगे सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, और वो भी ये पॉइंट चार्ज जो हमारे होने चाहिए वो ये रेस्ट पे होने चाहिए। ठीक है, तो ये पहली लिमिटेशन इसकी हो गई कि कूलम लॉ हमारा सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो कूलम लॉ होता है ये हमारा एप्लीकेबल होता है, ठीक है, डिस्टेंस ग्रेटर देन 10 की पावर -15 से। ठीक है, 10 की पावर -15 मीटर की डिस्टेंस अगर है, ठीक है, दो चार्जेस को जिनको सेपरेट किया गया है उनकी डिस्टेंस अगर 10 की पावर -15 से ग्रेटर है तब वहाँ कूलम लॉ आपका एप्लीकेबल होगा। अगर वो सेपरेशन की जो डिस्टेंस होगी 10 की पावर -15 से लेस होगी तो ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ उस केस में न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी लिमिटेशन कि कूलम लॉ हमारा एप्लीकेबल होता है बस पॉइंट चार्ज के लिए। दूसरी चीज़ कि वो पॉइंट चार्ज हमारे रेस्ट पे होने चाहिए। उसके बाद कि जो सेपरेशन की डिस्टेंस है चार्जेस की वो 10 की पावर -15 से लेस नहीं होनी चाहिए, इससे ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने कूलम फोर्स के बारे में पढ़ा, कूलम फोर्स के बारे में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी वो जब चार्ज जब रेस्ट पे होते हैं तब उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, या कूलम फोर्स, उसके बारे में हमने पढ़ा। बट सोचिए जरा, हमने पढ़ा कि अगर दो चार्ज जिसमें से Q1 Q2 जिसमें से दो चार्जेस जिसमें एक आपका Q1 दूसरा आपका Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस R है, ठीक है, तो हम कूलम लॉ की हेल्प से निकाल लेंगे। बट आप सोचिए अगर चार्जेस मोर देन 2 हो, अगर मोर देन 2 चार्जेस हो तब आप क्या करेंगे, है ना। तो अगर मोर देन 2 चार्जेस होंगे, जैसे मान ले यहाँ पे एक चार्ज और है आपका और वो चार्ज है Q3, ठीक है, ये एक पॉइंट है जहाँ Q2 रखा हुआ है और एक पॉइंट है जहाँ पे आपका Q3 रखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक, तो अगर यहाँ 3 चार्जेस हैं, ठीक है,
ये डिस्टेंस R1 मान लीजिए, ये डिस्टेंस R2 मान लीजिए, ये डिस्टेंस R3 मान लीजिए। ठीक, अगर यहाँ 3 चार्जेस हैं तो चूंकि ये कूलम लॉ हमारा बस 2 ही चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, तो अगर यहाँ 3 चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है, तो कूलम लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे और वो प्रिंसिपल है हमारा द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, तो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इसमें हम फोर्सेस के सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बताता क्या, ठीक है, देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ये कूलम लॉ का जो एप्लीकेशन है वो एक्सटेंड हो जाता है मोर देन 2 चार्जेस के लिए, यानी 3 चार्जेस के लिए, 4 चार्जेस के लिए, 5 चार्जेस के लिए, n चार्जेस के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब ये जो चार्ज Q2 है, कूलम फोर्स का ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना, इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें पता क्या चलता है कि मान लेते हैं ये चार्ज Q2 है जहां पे हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, अब इस Q2 के ऊपर हमें फोर्स निकालना है, तो आप सोचिए Q2 के ऊपर फोर्स निकालना है तो Q2 के अलावा कितने चार्जेस हैं? एक चार्ज हमारा Q1 है, एक चार्ज हमारा Q3 है। तो ध्यान से देखिए, फोर्स ड्यू टू Q1 हम निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स ड्यू टू Q1 जब निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, आपका मैग्नीट्यूड होगा Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर, ये Q1 Q2 R1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको ए बी माने तो ये जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग ए बी, है ना, अगर इनको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें तब, क्योंकि ये Q1 Q2 को फोर्स लगाएगा इस तरफ F Q1 वेक्टर। ठीक है, ए बी की तरफ। सिमिलरली Q3 भी अगर पॉजिटिव लें तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरफ और वो होगा F Q3। ठीक है, ये इस तरफ क्यों फोर्स लगा रहा है ये ध्यान रखे रहिएगा। फोर्स जो लगता है वो एक्ट करता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो इन दोनों को यही लाइन ज्वाइन कर रही है ना, तो इसके अलोंग एक्ट करेगा। ठीक, रिपल्सिव इसलिए इसको रिपेल करेगा इधर। तो अब हमने क्या देखा कि फोर्स Q1 मिला और फोर्स Q3 मिला हमें, है ना। Q3 क्या होगा, देखिए भाई, Q2 Q3 के Q2 Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस R3 है। तो इस तरीके से जब हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना होता है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे हमें फोर्स निकालना होता है, तो हम ये देखते हैं कि उस चार्ज के अलावा कितने चार्जेस हैं। ठीक, उसके बाद ये जो चार्जेस होते हैं, इन चार्जेस की वजह से इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है ना, अलग अलग हम निकाल लेते हैं। जैसे Q1 ने Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाया वो लगा FQ1 वेक्टर, Q3 ने जो लगाया वो लगाया FQ3 वेक्टर। ठीक है, तो 2 फोर्सेस हमें मिले, हम इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम कर लेंगे, हमें अब मिल जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q2, है ना। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पे अदर चार्जेस की वजह से जो फोर्स होता है, किसी पर्टिकुलर चार्ज पे जो टोटल फोर्स लगता है वो अदर चार्जेस के फोर्सेस के अदर चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्सेस के, है ना, वेक्टर सम के बराबर होता है। यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक, तो जब भी हमें कोई चार्ज पे फोर्स निकालना होगा तो उसके अलावा जितने भी चार्जेस हैं सबका फोर्स अलग अलग निकाल के हम उसका वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, इससे एक चीज पता चलती है, देखिए 3 चार्ज हैं तब भी हम Q1 और Q2 के बीच में वही फार्मूला लगा रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि 2 चार्ज के बीच का जो फोर्स है, 2 चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो तीसरे चार्ज के मौजूद होने से अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ठीक, 2 चार्ज के बीच का जो फोर्स है उस फोर्स की वैल्यू को उसके बगल में अगर कोई चार्ज मौजूद है वहां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैल्यू सेम रहती है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम इसके बाद बच्चों अपने अगले इस वीडियो के पार्ट में, अगली सीरीज के अगले पार्ट में, जिसमें हम 4th पार्ट को पे आएंगे, ठीक है, उसमें हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, 3 पार्ट हमारा हो चुका है, तो इस चौथे पार्ट में हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2 पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेंगे अपना। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत।
बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए दें, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स के पास ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। शुक्रिया।